हेलो नमस्ते वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पे हम लोग सीखने वाले हैं और आगे बढ़ाने वाले हैं हमारे डिस्कशन को, जिस पर हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल्स के बारे में जो लास्ट सेशन में चर्चा कर रहे थे, फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन के बारे में हमने सीखा, सर फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन के बारे में हमने सीखा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप करी थी, राइट। अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लेवल पर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इस डेफिनेशन को और मजबूत करते हैं, जहां पे हम लोग फिर से बात करेंगे इसके बेसिक पार्ट के ऊपर, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डेरिवेटिव वर्ल्ड भी जो है वो पूरा जोर शोर से इस चैप्टर में आता चला जाएगा। तो डेली बेसिस पे हम लोग डेरिवेटिव वर्ल्ड के बारे में भी कुछ ना कुछ सीखते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आपसे कुछ लाइन आइटम्स फ्रॉम द बैलेंस शीट, कुछ लाइन आइटम्स फ्रॉम द बैलेंस शीट, और जहां पर ये लाइन आइटम ऑफ द बैलेंस शीट को आपको ढूंढना है, इनको पता लगाना है कि सर ये जो बैलेंस शीट के जो लाइन आइटम्स हैं सर, ये लाइन आइटम्स क्या हमारे फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज बनते हैं या फिर नहीं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं सर, एक बार ये चीज करने के पहले क्या सर थोड़ा रिवीजन कर ले। सर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हमारी फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है मैं यही पार्ट का रिवीजन कराऊंगा, दैट इज फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट पे अभी हम लोग काम नहीं करने वाले, ठीक है। सेकंड पार्ट पे हम लोग काम करेंगे, फर्स्ट पार्ट का रिवीजन करा देते हैं। सर फाइनेंशियल एसेट बेसिकली क्या होता है सर, कैश तो उसमें इंक्लूसिव है, कैश तो उसमें इंक्लूसिव है। दूसरा क्या है सर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। दूसरा जो है सर वो क्या है सर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। आप जानते हैं कि दूसरे कंपनी के, दूसरे कॉर्पोरेट एंटिटी के जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है वो भी हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट है। अच्छा सर, जो उसमें तीसरा पॉइंट है ना, जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट वाला जो पॉइंट है वो है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो कहता है सर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट में क्या होगा कि यदि कोई आपको कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मिलता है जिससे आपको कुछ कैश मिल जाए, क्या मिल जाए सर, कैश मिल जाए, या फिर आपको कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट मिलने का कोई राइट मिल जाए, तो वो आपका क्या है सर, फाइनेंशियल एसेट है। और या फिर जब कोई आप किसी दूसरे एंटिटी से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, क्या करते हो सर, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसकी वजह से होता क्या है सर, जिसकी वजह से होता यह है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में आप करते हैं कुछ एक्सचेंज, और एक्सचेंज करने के बाद में जो रिजल्टिंग आपका इनफ्लो होता है, उसको इनफ्लो जो है वो पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन में होता है और आप फायदे में रहते हो उस एक्सचेंज की वजह से। तो इस प्रकार का एक्सचेंज भी क्या कहलाएगा सर, इस प्रकार का एक्सचेंज भी आपका फाइनेंशियल एसेट कहलाएगा। अब इसके सेकंड पार्ट को एक बार थोड़ा सा होल्ड पे रख देते हैं, इसके सेकंड पार्ट को अपने लोग थोड़ा सा होल्ड पे रख देते हैं, एंड इसकी काउंटर डेफिनेशन जो है सर वो है सर फाइनेंशियल लायबिलिटी की। तो चलो मैं आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी के डेफिनेशन पे ले चलता हूं, और ये देखिए आपके सामने फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन। सर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी की जो डेफिनेशन है ये बेसिकली हमें क्या कहती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन कहती है सर आपके पास में इस बार कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं, बल्कि आपके पास होना चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। क्या सर, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे व्हाट, टू डिलीवर कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट टू अदर एंटिटी। और फिर फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी का पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन में जब आप एक्सचेंज करेंगे और रिजल्टिंग आपको कुछ देना पड़ जाएगा, आपका कुछ आउटफ्लो होगा, तो वो चीजें होती है सर फाइनेंशियल लायबिलिटी। और कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर हम लोगों ने ये सीखा था कि सर कुछ सर्टन एसेट्स होते हैं जो फाइनेंशियल एसेट्स नहीं होते, कुछ सर्टन लायबिलिटीज होती है जो फाइनेंशियल एसेट्स नहीं होती है। किसी में तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता और किसी में फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी के गुण जो हैं वो सर नहीं होते हैं। तो इसके लिए चलो मैं आपको ले चलता हूं अपने कुछ एग्जाम्पल्स पर, और वो एग्जाम्पल्स करने के बाद में आपको पता चलेगा कि सर कौन कौन सी चीजें अपनी फाइनेंशियल एसेट होती है और कौन कौन सी चीजें फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती है, या फिर कौन कौन सी चीजें ना तो फाइनेंशियल एसेट होती है ना ही सर फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलिए आप खुद सोचिए और एक छोटा सा टेस्ट हो जाए आपका और हमारा, है ना। मैं बताऊं उसके पहले आप सोच के रखना और इवेल्युएट करना अपने आप को कि आपको कितने नंबर आए। हर एक लाइन आइटम के 1 मार्क्स हैं, हर एक लाइन आइटम के 1 मार्क्स हैं, ठीक है। अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको अपने आप को 1 मार्क्स अवार्ड करना है, ये एक क्विज कॉन्टेस्ट की तरह है। अगर आपका आंसर सही होता है आप अपने आप को 1 मार्क अवार्ड कीजिए, अगर आपका आंसर गलत होता है तो आपके 0 मार्क्स आ जाएंगे। फिर देखेंगे सर हम लोग यहां पर हमारे पास टोटल कितने आइटम है और इस क्विज कॉन्टेस्ट में हम लोग कितने आइटम को सही समझ पाए हैं। समझ रहे हो मेरी बात। चलिए
सबसे पहले मैं बात करता हूं सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में। फर्स्ट जो आइटम है सर हमारा वो है सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक सेकेंड रुकिएगा जरा थोड़ा सा, ये लीजिए। हाँ जी सर, फर्स्ट जो आइटम है सर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। बताइए सर ये फाइनेंशियल एसेट्स है या फाइनेंशियल लायबिलिटी? तो आप कहेंगे सर ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सर ना तो आपका फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए, हाँ जी हमने डिस्कस किया था, ये ना तो ये फाइनेंशियल एसेट है सर, ना ही फाइनेंशियल लायबिलिटी है सर, ये तो नॉन फाइनेंशियल आइटम है, इस स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करता। कल ही डिस्कस किया था हमने कि सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, राइट टू यूज एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, इनके साथ में हमारे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होते। तो सर बताइए क्या ये हमारा फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा क्या? जी सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट ही मिसिंग है, पहला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है ये। तो बाकी का जो आपका जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज फाइनेंशियल एसेट होना या लायबिलिटी होना, वो तो बहुत गलत बात है। और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास में सर, दूसरा एग्जाम्पल है सर CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सोचिए अपने दिमाग में और बताइए मुझे आंसर इसका कि सर CWIP क्या आपका फाइनेंशियल एसेट हो सकता है क्या, या CWIP आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी? तो सर कैसी बात कर रहे हो, लायबिलिटी तो ये सब है ही नहीं, लायबिलिटी तो ये सब है ही नहीं ना। तो जब ये लायबिलिटी नहीं है तो लायबिलिटी को तो हम क्या करते हैं सर, इग्नोर ही कर देते हैं, फोकस करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स और नॉन फाइनेंशियल एसेट के ऊपर। तो चलिए बताइए CWIP आपका फाइनेंशियल एसेट होता है क्या? CWIP आपका फाइनेंशियल एसेट होता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, CWIP भी हमारा फाइनेंशियल एसेट नहीं होता, क्योंकि CWIP इज नथिंग बट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना। जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो CWIP, अगर PPE ही आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं है तो सर CWIP भी फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा, क्योंकि इनका और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं आ रहा है किसी के पास में भी सर। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जांपल दिया था आपको मैंने। सो थर्ड जो है सर, थर्ड जो है वो क्या है सर, थर्ड जो है एग्जांपल हमारा वो है सर जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। थर्ड एग्जांपल है सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो बताइए सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या हमारा फाइनेंशियल एसेट होगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, यहां पर आपका आंसर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी सर फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी सर हमारा फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ जी सर बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारा फाइनेंशियल एसेट कैसे हो सकता है सर? सर गुडविल, सर गुडविल तो हो जाएगी क्या? अरे बताओ जरा सर, गुडविल फाइनेंशियल एसेट हो सकती है क्या सर? अरे भाई गुडविल भी फाइनेंशियल एसेट कैसे हो सकती है? बताओ जरा बताओ, गुडविल फाइनेंशियल एसेट कैसे हो सकती है? गुडविल के भी साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका? जी नहीं सर। तो सर ये क्या हो रहा है, जहां पर ये आप देख रहे हो यहां पर कि आपके सारे के सारे आइटम जो हैं सर उस पे तो कांटा लगता चला जा रहा है, कोई भी चीज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं बन रही है। कोई बात नहीं है, आपको अपना काम करते जाना है, ठीक है। अदर इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें, बताइए क्या ये फाइनेंशियल एसेट होगी सर? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना तो टेंजिबल एसेट्स ना ही इंटेंजिबल एसेट्स, ये कोई भी आपके फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है सर। अच्छा सर बताइए इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट क्या होगा सर? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट क्या होगा, है ना। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए सर यहाँ पे, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट क्या होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए फटाफट से सोचिए और बता दीजिए, है ना, कि आपका इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट जो है सर कि वो आपका फाइनेंशियल एसेट्स होगा या नहीं होगा? तो देखिए नहीं सर, इंटेंजिबल एसेट्स भी हमारा फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स के साथ में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब बात करते हैं सर बायोलॉजिकल एसेट्स, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। बायोलॉजिकल एसेट्स, अरे गधे, घोड़े, पेड़, पक्षी, ये जितने भी जो बायोलॉजिकल क्रिएचर हैं, राइट, भले ही चाहे आपके एसेट क्यों ना बन जाएं, भले ही चाहे आपके ये एसेट क्यों ना बन जाएं, तो वो पर्टिकुलर चीज आपके फाइनेंशियल एसेट नहीं बन सकते। लेट्स से कि कोई गधा है जो आपने पाल रखा है और उस गधे को आप कहते हो, अरे गधे क्या तुम मुझे इतने रुपए दे सकते हो, क्या मुझे तुम्हारे पास से इतना कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट रिसीव हो सकता है? तो क्या आपको वो गधा पैसा दे सकता है कि नहीं दे सकता? अरे सर बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। तो फिर वो कैसे फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा सर? ना ही सर। रही बात बियरर प्लांट की, क्या आप लोग बियरर प्लांट के बारे में जानते हो? बियरर प्लांट क्या होता है सर?
आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ा होगा आईपीसीसी में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में हम लोग बीयर प्लांट के बारे में सीखा करते थे। बीयर प्लांट का मतलब होता है सर कि जो प्लांट अपने अंदर प्रोड्यूस को रख सकता है और उसमें रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। जैसे आम का पेड़, आम का पेड़ क्या है, बेसिकली बियरर प्लांट है, क्योंकि उसमें आम उगते हैं ना। तो एक क्या होता है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्रोडक्शन करते हैं। एक होता है प्रकृति, जहां पे नेचर हमें वो प्रोडक्शन देती है बाय वे ऑफ द नेचुरल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको हम कहते हैं सर बियरर प्लांट। तो क्या बियरर प्लांट के साथ में भी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है सर? बियरर प्लांट, आम के पेड़ ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपके साथ में? जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। 1 से लेकर 7 पॉइंट तक कोई भी चीजें जो है सर प्रॉपर्टी, कोई भी चीजें आपकी फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है सर। ये सारे के सारे आइटम, कोई भी चीज आपके फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है सर जी, समझ रहे हो? अब मैं आपको कहता हूं सर, एक बार आप क्या कीजिए, यहां पर मैं आपको कहता हूं सर, एक बार आप ये इन्वेस्टमेंट को छोड़ दीजिए, इसको होल्ड पे डाल दीजिए, है ना। इसको हम लोग बाद में पिकअप करेंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटेड फॉर यूजिंग द इक्विटी मेथड, आप इसको एक बार होल्ड पे डाल दीजिए, ठीक है। फिर ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको भी आप एक बार होल्ड पर डाल दीजिए। ये आपको सोचना ही नहीं है, ये आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। ये 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट एक बार आपको होल्ड पे रख देने हैं। ये फाइनेंशियल एसेट हैं या नहीं है, इसके बारे में हम लोग अभी नहीं सोचेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नए आइटम पे, लाइन आइटम पे सर, जिसका नाम है सर लोन्स। लोन्स, बताइए लोन क्या आपका फाइनेंशियल एसेट है कि नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, बता दीजिए जरा कि लोन आपका फाइनेंशियल एसेट है या फिर नहीं है। तो आपका कहना होगा सर देखिए, जो लोन होता है उसके लिए सबसे पहले एक पार्टी आपके साथ में अग्री होती है आपको लोन देने के लिए या आपसे लोन लेने के लिए। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस वाला एसेट की बात कर रहे हैं हम। यहां पे हम लोग लोन दे रहे हैं, इसलिए लोन हमारा एसेट है। सो दिस इज व्हाट सर, दिस इज लोन रिसीवेबल, समझिए, है ना। इस लोन को आप समझ लीजिए सर कि ये लोन आपका रिसीवेबल है ना। लेकिन इसको लिखते लोन ही है, हम ऐसा नहीं लिखेंगे बैलेंस शीट में कि सर ये लोन रिसीवेबल है ना। आपको लिखना क्या है, सिर्फ लोन लिखना है। दैट इज द नोमेनक्लेचर जनरली यूज इंटरनेशनली, कि एसेट साइड में लोन लिखने का मतलब रिसीवेबल ही है। तो यहां पर मैंने आपको वैसे बैलेंस शीट नहीं दी है, ये कोई एक स्टेटमेंट है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेटमेंट मैंने कहां से पिकअप किया और हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं। सुनिएगा जरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोन रिसीवेबल है सर, लोन रिसीवेबल, जरा बताइए कि लोन रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट है या नहीं। तो सर हम लोग फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं, एक बार देखते हैं जरा कि फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन क्या थी। सर पहली बात तो फाइनेंशियल एसेट में होता था कैश, ठीक है, तो जो वो तो यहां पे नहीं है, कैश तो यहां पे नहीं है। दूसरा होता था सर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। अब आगे मैं क्यों बढ़ूं, जब मेरा सेकंड पॉइंट पे आंसर आ गया, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश फ्रॉम दिस पार्टी। आपने जिसको भी लोन दिया है ना, उनके साथ में आपका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है? जी हां सर, बिल्कुल है। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है तो देखिए क्या है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, राइट टू रिसीव कैश है। जी हां सर, बिल्कुल। और ये लीजिए यहां पर पहली बार हमारा ये फाइनेंशियल एसेट बनते हुए और टिक मार्क का निशान लगते हुए। सर लायबिलिटी की बात ही मत कीजिए, ये सारे एसेट्स हैं, सारे के सारे एसेट्स हैं, लायबिलिटी की बात ना करें यहां पर प्लीज। तो यहां पे मैं लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बात किसकी कर रहा हूं सर, यहां पे मैं सिर्फ बात किसकी कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे मैं बात कर रहा हूं सर जी सिर्फ एसेट की, कि वो एसेट आपकी फाइनेंशियल एसेट होगी या फिर नहीं, ठीक है। फिर बाद में आते हैं सर ट्रेड रिसीवेबल्स। सोचिए जरा, सोचिए कि ट्रेड रिसीवेबल आपके फाइनेंशियल एसेट हो सकते हैं या नहीं। बताइए ट्रेड रिसीवेबल्स आपके फाइनेंशियल एसेट हो सकते हैं या नहीं। तो आप सर सोचोगे ट्रेड रिसीवेबल के साथ में हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है? जी हां सर, बिल्कुल है। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट है सर? सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा सर क्या मिलेगा ट्रेड रिसीवेबल से? अरे सर कैश मिलेगा, सीधी बात है, माल बेचा है तो कैश मिलने वाला है। तो जब ट्रेड रिसीवेबल से कैश मिलने वाला है तो क्या राइट टू रिसीव कैश है ट्रेड रिसीवेबल के साथ में? जी हां सर, बिल्कुल है। तो क्या ये अपना फाइनेंशियल एसेट है? हाँ जी सर, बिल्कुल फाइनेंशियल एसेट है। फिर कहता है अदर टू बी स्पेसिफाइड। एक बार आप क्या कीजिए, आई थिंक मैंने गलत जगह पे टिक कर दिया है, ओके, ये एक एक ऊपर लिखना था, करेक्ट ना? हाँ,
अभी ठीक है, ये अदर्स टू बी स्पेसिफाइड, अदर्स टू बी स्पेसिफाइड, एक बार आप क्या कीजिए, इस अदर टू बी स्पेसिफाइड को भी डाल दीजिए यहां पर होल्ड पे। ओके, अदर्स टू बी स्पेसिफाइड को आप होल्ड पे रख दीजिए। इसमें क्या आता है सर, अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है सर। डेफर्ड टैक्स एसेट, इसके बारे में भी अभी कुछ चर्चा नहीं करेंगे। अदर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, नाम में ही फाइनेंशियल नेचर नहीं है तो ये सर फाइनेंशियल एसेट तो नहीं हो सकती। नाम क्या लिखा है सर, अदर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, तो ये फाइनेंशियल एसेट नहीं हो सकती, ठीक है। जो जो चीजें होल्ड पे डालने के लिए बोल रहे हैं ना, उसका आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए आ जाते हैं हम लोग हमारे इन्वेंट्री के ऊपर, हमारे इन्वेंट्री के ऊपर आ जाते हैं। सो यहां पे 12 एंड 13, this is line item number 14, this is 15. okay, now talking about inventory sir, इन्वेंट्री क्या हमारा फाइनेंशियल एसेट है क्या सर, बताइए। इन्वेंट्री हमारा फाइनेंशियल एसेट है? नहीं सर, इन्वेंट्री कहां से फाइनेंशियल एसेट होगा, क्योंकि इन्वेंट्री के साथ में अगेन हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सर किस बात का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है सर, इन्वेंट्री के साथ में हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि इन्वेंट्री हमें कोई डायरेक्ट पैसा दे देगा, हमें उसे पहले डेटर को सेल करना पड़ेगा, तब जाके डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन हमको क्या मिलेगा सर, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इन्वेंट्री भी हमारा फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ठीक है सर। चलिए आगे बताता हूं आपको। 16 पॉइंट है सर, 16 पॉइंट है, एक सेकेंड, यहां पे सर जो हमारा 16th पॉइंट है वो है सर इन्वेस्टमेंट्स। ये इन्वेस्टमेंट है सर, इन्वेस्टमेंट को फिर से एक बार आप रख दीजिए होल्ड के ऊपर, अभी बात नहीं करेंगे सर इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। चलिए 17th नंबर पॉइंट पे आ जाइए आप लोग, और 17th पॉइंट है सर हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ऊपर तो आया था ट्रेड रिसीवेबल, तो देखिए ऊपर ट्रेड रिसीवेबल, फिर से नीचे ट्रेड रिसीवेबल, ऐसी कैसी बातें हैं सर। अरे भाई ये बातें हैं करंट और नॉन करंट क्लासिफिकेशन की। ऊपर वाले ट्रेड रिसीवेबल क्या थे सर, ऊपर वाले ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली सर थे नॉन करंट, ओके। और यहां पर आपके जो नीचे वाले ट्रेड रिसीवेबल हैं सर, वो हो सकते हैं सर करंट, है ना। यही दो रीजन है कि इसको नॉन करंट और करंट में दिखाया जाता है। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स जो है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं यहां पे करंट वाले हैं, तो सर करंट नॉन करंट से फर्क नहीं पड़ता, ट्रेड रिसीवेबल तो सर फाइनेंशियल एसेट होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं सर, फाइनेंशियल एसेट होते हैं। समझे कि नहीं समझे आप सब लोग, हाँ जी, क्या आप सब लोग समझे कि नहीं समझे, हाँ जी सर बिल्कुल समझ गए, ट्रेड रिसीवेबल तो फाइनेंशियल एसेट होता है। तो चलिए आपका फेवरेट एग्जांपल आ गया है, हाँ सबसे डिफिकल्ट एग्जांपल, इसको तो सर असेस करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है कि सर कैश और कैश इक्विवेलेंट और बैंक बैलेंसेस, ये जो दोनों एग्जांपल हैं, ये दोनों एग्जांपल क्या फाइनेंशियल एसेट होंगे क्या, इसमें क्या आपको दिक्कत होगी कोई भी। अरे सर ये तो डेफिनेशन में ही इंक्लूसिव पार्ट था, ये तो सर डेफिनेशन में ही दिया हुआ था कि कैश और बैंक तो प्योर रोकड़ा है सर जी, वहां पर तो इसके फाइनेंशियल एसेट होने का कोई शक है ही नहीं। तो बताइए क्या आपको कोई शक है, नहीं सर हमें कोई शक नहीं है बिल्कुल कि बैंक हमारा प्योर फाइनेंशियल एसेट है सर, ठीक है। आगे आते हैं सर लोन के ऊपर, 20वां लाइन आइटम है हमारा सर लोन। और सर लोन जो है क्या वो हमारा फाइनेंशियल एसेट है, अरे सर सीधी बात है बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ऊपर जब हुआ था तो आपने हमें यही बताया था सर कि लोन के लिए होनी चाहिए पार्टी, और पार्टी के साथ होना चाहिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट, और जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, लोन के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी भी पार्टी के साथ में जो हमें देगा राइट टू रिसीव कैश। तो लोन बिल्कुल हमारा क्या है सर, फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे आता है हमारा अदर वाला आइटम, अदर वाले आइटम को एक बार आप होल्ड पे कर दीजिए, अदर वाले आइटम को एक बार आप होल्ड पे कर दीजिए, समझ रहे हो, अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। अदर वाले आइटम को होल्ड पे करने के बाद में आप लोग आ जाइए 22 करंट टैक्स एसेट्स, फिर आता है आपका अदर करंट एसेट्स 22 और 23। सर ये तो सीधी बात है फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी से ही निकल चुके हैं, ये आपके फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी से निकल चुके हैं। हालांकि करंट टैक्स एसेट के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बात कर रहा, जिन जिन चीजों को मैं येलो मार्क कर रहा हूं यहां पर, उसके बारे में बात ही नहीं करनी अपने को, है ना, उसके बारे में बात बाद में करेंगे। यहां पे जो आप कह रहे हैं सर अदर करंट एसेट्स, ये जो अदर करंट एसेट्स है ना सर, ये बिल्कुल भी फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ना ही ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, क्योंकि बात तो सर एसेट्स की हो रही है, लाइबिलिटी की हो नहीं रही। सर 24th लाइन आइटम जो है सर, 24th लाइन आइटम है वो क्या है सर,
सर 24th लाइन आइटम है एसेट हेल्ड फॉर सेल, एसेट्स इंक्लूडेड इन डिस्पोजल ग्रुप, राइट। तो सर क्या ये आपका फाइनेंशियल एसेट है? तो मैं आपको बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ये एसेट हेल्ड फॉर सेल भी आपका फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर लग जाता है एक दूसरा स्टैंडर्ड। रही बात एसेट ही फाइनेंशियल एसेट नहीं है तो एसेट हेल्ड फॉर सेल कहां से होगा सर, कैसी बात करते हो, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गई हमारी एसेट साइड पूरी, ये सारी की सारी हमारी एसेट साइड पूरी हो गई है ना। सारे के सारे एसेट के एग्जांपल टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, जिन जिन को हम अभी तक जिनसे परिचित थे, जिन जिन को हम लोग जानते थे, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद में देखिए आगे ले चलता हूं मैं आपको, जहां पे आ रहा है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। सर ये इक्विटी शेयर कैपिटल को छोड़ दीजिए, सीधा आ जाइए आप सब लोग यहां से नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बाद में यहां से अपने लोग काम करेंगे, जहां पे मैं आपको बताता हूं कि सर ऊपर हमारा लास्ट आइटम था 24 और यहां पे नंबरिंग देना चालू करते हैं सर 25, 26, 27, 28। अरे भाई अब यहां पे 29th आइटम से हमारा काम हो जाएगा चालू, ठीक है। 29th आइटम से हमारा काम हो जाएगा चालू। पहले मैं इनकी नंबरिंग कर लेता हूं 32, 33, 34, 35, 36, 37 एंड 38। ओके तो ये सारे हमारे आइटम्स हैं। अब बात कर लेते हैं हम इनके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इन द फाइनेंशियल लायबिलिटी और फाइनेंशियल एसेट। अब देखो एक बात बताओ, सीधी बात है सर, जब हम लोग लायबिलिटी साइड में आ गए हैं तो अब कोई भी चीज एसेट तो नहीं हो सकती, एटलीस्ट अब कोई भी चीज एसेट तो नहीं हो सकती है ना सर, कोई भी चीज हमारी एसेट नहीं हो सकती है। जी हाँ सर बिल्कुल, कोई भी चीज एसेट तो नहीं हो सकती सर। अब हमको टेस्ट करना है सिर्फ किस बात के लिए, फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं। ये वो पर्टिकुलर चीज जो आप यहां पे देख रहे हो लिस्ट ऑफ द अकाउंट्स में, कि वो चीज आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है कि नहीं, इस बात की जानकारी के लिए हमें सर क्या करना होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर आ जाइए आप लोग आइटम 29 से, 29th आइटम से आ जाइए आप सब लोग, ठीक है। और 29th वाला जो आइटम है वो है सर बोरोविंग्स। 29th वाला आइटम क्या है सर, बोरोविंग्स। ऊपर क्या था सर, लोन, नीचे क्या है सर, बोरोविंग्स। तो ऊपर लोन का मतलब था सर लोन देना, इधर बोरोविंग्स का मतलब क्या है सर, लोन लेना। तो बताइए बोरोविंग्स आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी या फिर नहीं। तो सर कैसी बात कर रहे हो, बोरोविंग्स के लिए फिर से पार्टी का होना जरूरी है, पार्टी के बीच में अग्रीमेंट हुआ होगा, पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो राइट या फिर ऑब्लिगेशन तो डेफिनेटली आए होंगे आपके पास में। अगर आपने दिया है तो राइट टू रिसीव होगा, और आपने अगर लिया है लोन तो ऑब्लिगेशन टू पे या डिलीवर कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट जरूर होगा सर। तो यस बोरोविंग आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है सर। फिर बाद में ट्रेड पेबल्स, सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल जैसे आपका फाइनेंशियल एसेट था वैसे ट्रेड पेबल को आपका ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, तो सर ये भी आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फिर ये कहता है सर अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी जो स्पेसिफाई करानी है, ठीक है। तो ये तो खुद में ही अपने आप में फाइनेंशियल लायबिलिटी है सर, ये तो खुद में ही अपने आप में फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अच्छा सर व्हाट अबाउट द प्रोविजंस, तो एक काम कीजिए आप प्रोविजंस को छोड़ दीजिए, एक बार आप प्रोविजंस को छोड़ दीजिए, ठीक है। प्रोविजंस को एक बार हम लोग नहीं डिस्कस करते सर, डेफर्ड टैक्स को भी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे यहां पर, ठीक है। और फिर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, तो देखिए बता देता हूं मैं आपको यहां पर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज जो है सर वो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये अलग टाइप की लायबिलिटीज है। रही बात फिर बोरोविंग्स, दोबारा आ गया सर, तो मैंने कहा था ऊपर वाला क्या था सर, ऊपर वाला था माइट बी करंट, ऊपर वाला जो था सर वो क्या था सर, वो करंट नेचर का था। कौन से नेचर का था सर वो, सॉरी नॉन करंट नेचर का था। नीचे वाला हो जाएगा आपका करंट नेचर का, ऊपर वाला नॉन करंट था सर, अब यहाँ पे नीचे वाला जो पोर्शन है वो है सर करंट नेचर का, इसलिए डबल डबल बार ये लाइन आइटम्स जो है सर रिपीट हो रहे हैं। ओके तो बोरोविंग्स है सर, ट्रेड पेबल भी आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है, बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है, ठीक है। और अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी जैसा कि नाम में लिखा है, और अदर करंट लायबिलिटी सर आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। तो देखिए हमने बेसिकली क्या किया, क्विकली कंपनी की एक जो बैलेंस शीट होती है, इंड एएस बेस्ड बैलेंस शीट, उसके सारे मैंने लाइन आइटम लिखे। हालांकि मुझे यहां पे ऐसा भी कर देना चाहिए था कि इन सारे आइटम्स को मुझे शफल कर देना चाहिए था, ताकि आपको सीक्वेंस ना पता चल सके कि कौन एसेट कौन लायबिलिटी, ऐसे शफलिंग कर देता तो अच्छा रहता। बेसिकली देखो मैंने आपके साथ में एक ट्रिक कर दी है, बेसिकली ट्रिक क्या करी है बता देता हूं। देखो ये देखो यहां पर हमारी बैलेंस शीट जो है
हमारी बैलेंस शीट देखिए जरा, ये देखिए बैलेंस शीट। जब मैंने आपको पहली दफा बैलेंस शीट पढ़ाई थी शेड्यूल 3 डिवीजन 2 के अंदर, तो देखिए वहां पर देखो क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया था सर, मैंने आपको वहां पे बताया था कि हमारे बैलेंस शीट में माय डियर फ्रेंड्स फाइनेंशियल एसेट्स को अलग से दिखाया जाता है ना। तो देखिए फाइनेंशियल एसेट्स के हेड में आने वाले सिर्फ इतने ही आइटम हैं सर हमारे बैलेंस शीट में फाइनेंशियल एसेट्स को अलग से दिखाया जाता है। तो ये देखिए एसेट में 2 बार हमने फाइनेंशियल एसेट्स को दिखाया, एसेट साइड में हमने 2 बार फाइनेंशियल एसेट्स को दिखाया है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? जी हाँ सर। एक पोर्शन क्या है सर? एक पोर्शन क्या है सर? नॉन करंट। सर दूसरा पोर्शन क्या है इसका? सर करंट। तो मैंने क्या किया, बेसिकली इसी बैलेंस शीट के एग्जांपल को आपके सामने रखा, तो आपसे कोशिश करवाई कि आप उसे इवैल्यूएट कर सकें और आप पता लगा सकें कि सर इसमें फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी का पोर्शन है कि नहीं। तो देखिए बैलेंस शीट में अलग से ही कैटेगराइज्ड करके हम ये सारी चीजें दिखाते हैं। तो आपको अगर मैं ये बैलेंस शीट दिखाता तो आप सोचते नहीं, आप बोल देते सर देखो नॉन करंट एसेट्स ऊपर के सारे आइटम जो हैं सर वो क्या है सर? फाइनेंशियल एसेट नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन और फाइनेंशियल एसेट की हेडिंग बनी हुई है फॉर्मेट के अंदर। सिमिलरली ऐसे ही हमने लायबिलिटी साइड में भी किया आपके साथ में। लायबिलिटी साइड में भी अगर आप देखेंगे तो वी हैव अ सेपरेट हेड ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटीज एंड वी हैव सेपरेट हेड ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटीज इन द करंट पोर्शन, जहां पे यहां पे करंट लायबिलिटी जो है ये सर करंट नेचर की हो गई सर, और ऊपर वाली लायबिलिटी है जो सर नॉन करंट नेचर की हो गई। क्या आपको ये बातें समझ में आई या फिर नहीं आई? होप आपको ये बातें सब कुछ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी का एक प्राइमरी पार्ट जो है वो समझ में आने लगा होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हम हमारे मॉड्यूल पे वापस और बढ़ाते हैं आज के डिस्कशन को। तो एक वार्म अप सा हो गया सर हमारा, एक वार्म अप सा हो गया फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज के डेफिनेशन को रिगार्डिंग। हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स कर लिए और यहां पर मैं आप सब लोगों को ले आता हूं कुछ इलस्ट्रेशंस के अंदर ले आता हूं, और यहां पे हम लोग इस इलस्ट्रेशंस को इवैल्यूएट करते हुए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या सर ये फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो देखिए सबसे पहले आ गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो किसके रिगार्डिंग है? ट्रेड रिसीवेबल। अब इसको बिना पढ़े हम सब लोग पता लगा सकते हैं कि ये सर ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली हमारे फाइनेंशियल एसेट होंगे या नहीं होंगे। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। किस बात से सर? मैं आपको बताता हूं, आप लोग यहां पे हो जाओगे कंफ्यूज इस चीज से। क्या है सर ये देखो मैं आपको बताता हूं, ये है सर ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करना है ना। ये इसका जो मेथड है, कंपनी हैव अ पॉलिसी ऑफ सेलिंग इट्स डेटा एंड होल्ड देम टू कलेक्ट। आपको ये क्या करना है, ये सब चीजें नहीं समझनी, ये आगे की चीज है। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल होता है जो हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके लिए आप इस चीज को देखकर घबराइए नहीं कि सर ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो क्या होता है। आगे आएंगे हम लोग और पढ़ेंगे वहां पर। सिर्फ अभी तो आप इतना बता दीजिए कि सर ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आपके क्या बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है सर, ये फाइनेंशियल एसेट होंगे। और आपको यहां पे ये भी चीज दिक्कत देगी सर, कैरीड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो सर एक काम कीजिए, आप इसको कर दीजिए सेट असाइड, क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर बना हुआ है जहां हम लोग सीखने वाले हैं सर अकाउंटिंग मॉडल जो है, इनके बिजनेस मॉडल जो है, इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है एंड देन फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ IFRS 9 दैट इज इंड AS 109 माय डियर फ्रेंड्स। और इंड AS 109 के हिसाब से हम सब लोग इन सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। आपका सिर्फ टारगेट ये होना चाहिए इस चैप्टर में कि आपको फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इन 3 के बारे में समझना है। बस इस 32 वाले स्टैंडर्ड का हमारा टारगेट ही यही होगा कि हम बैलेंस शीट से 3 चीजों को कैटेगराइज करना सीख लें, 3 चीजों को कैटेगराइज करना सीख लें, जिसमें से हमने प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग एक सोफिस्टिकेटेड लेवल तक पढ़ ली है डेरिवेटिव वर्ल्ड को छोड़कर, जहां पे हमने क्या सीख लिया है सर, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। सिमिलरली हम लोग अब इक्विटी की भी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, तो हमारी क्लासिफिकेशन वाला जो पोर्शन है ना वो पूरा हो जाएगा एंड देन फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे कि हमको आगे क्या करना है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने सेकंड एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके साथ इसीलिए डिस्कस किया मैंने कि अमोर्टाइज कॉस्ट और वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है, इसको देखकर आपको अभी घबराना नहीं है, क्योंकि ये चीजें हमको आगे पढ़नी है। चलिए आ जाते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे, और इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या दिया हुआ है सर। देखिए इलस्ट्रेशन 2 का जो हेडिंग है वो है सर डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट का मतलब क्या होगा सर, देखिए जेड लिमिटेड एक कंपनी है जो गुड्स सेल करता है, किसको करता है सर, कस्टमर को ऑन क्रेडिट। यहां पे दिया हुआ है गुड्स आर कैरिड इन लार्ज कंटेनर्स फॉर डिलीवरी टू द डीलर्स डेस्टिनेशंस। ऑल डीलर्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 10,000 एज सिक्योरिटी फॉर द कंटेनर्स। देखो सीधी बात है, कई कई जो कंपनीज होती है ना, जो आपको जैसे सामान भिजवाती है, तो वो सामान आपका कहां से आता है सर, कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर में रख के आता है ना। तो उस कंटेनर के लिए आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज किया जाता है सर। कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज किया जाता है सर, 10,000 रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज किया जाता है। समझे कि नहीं समझे आप सब लोग, ठीक है सर। फिर कहता है विच इज रिटर्न, ये डिपॉजिट जो है आपका रिटर्न कर दिया जाएगा सर। कब रिटर्न कर दिया जाएगा, ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट विथ कंपनी टर्मिनेट्स। इसका मतलब आपका कंपनी के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, तब आपको इस डिपॉजिट को क्या करना पड़ेगा सर, रिटर्न करना पड़ेगा। आर वी क्लियर अबाउट दैट। सो कहता है सर डिपॉजिट पे ब्याज भी मिलेगा 8% पर एनम। अच्छा ये बात तो बहुत ही बढ़िया बात है, कम से कम हमारी डिपॉजिट वेस्ट तो नहीं जा रही। इस डिपॉजिट पे हमको 8% ब्याज भी दिया जाएगा, और कहता है विच इज पेबल ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स। ओ माय गॉड, ब्याज मिलेगा सर एकदम लास्ट में, ठीक है। तो वो इकट्ठा होता चला जाएगा, लेकिन मिलेगा कब सर, वो मिलेगा सबसे लास्ट में। कहता है सर इफ द कंटेनर्स आर रिटर्न्ड बाय द डीलर्स इन ब्रोकन कंडीशन। अगर कंटेनर्स जो है सर डीलर्स के द्वारा ब्रोकन कंडीशन में रिटर्न कर दिए जाते हैं और कोई डैमेज वगैरह होता है, तो अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स तो किया जाएगा। ये तो सर लाजमी है ना। अगर आपने उसका सामान तोड़ वोड़ दिया है तो वो आपके डिपॉजिट से पैसा काटेगा, है ना। मकान मालिक काटता है ना पैसा। अगर आप उसके मकान में अगर बदमाशी करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे, उसका नुकसान कर देंगे, तो वो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट से कुछ ना कुछ पैसा काट लेगा। तो एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ये सब चीजें हो जाएगी। अब बताइए आपकी डिपॉजिट जो है बुक्स में कैसे ट्रीट होनी चाहिए, आपके बुक्स में ये डिपॉजिट कैसे ट्रीट होने चाहिए। पहली बात तो मुझे आप सब लोग ये बता दो कि सर ये आपकी फाइनेंशियल एसेट है या नहीं। आप मुझे इस चीज का आंसर दे दीजिए कि ये आपकी फाइनेंशियल एसेट है या नहीं सर। तो कौन कहता है ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है, कौन कहता है कि ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। ये तो सर प्योर फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि डिपॉजिट है, कॉन्ट्रैक्ट भी है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट है आपका किसके साथ, आपके उसके साथ में। आपका व्यक्ति कौन है, ये कंपनी जो है, नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है। जेड लिमिटेड जो है ये कंपनी जो है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो बात आपको सबको पता चल गई, ये बात आप सब लोगों को क्लियर हो गई। हाँ जी सर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट में क्या है सर, क्या आपका राइट है सर कोई, बिल्कुल राइट है सर। किस बात का राइट है, टू रिसीव योर कैश बैक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑल्सो, है ना। तो यहां पर सीधी सीधी बात है सर, डिपॉजिट तो फाइनेंशियल एसेट है, प्योर फाइनेंशियल एसेट है। इसमें तो हमको सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये तो हम सर बिल्कुल समझ गए। तो एक बात माय डियर फ्रेंड्स मैं आप सब लोगों को बता देता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से, कि अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर सही हो रही है आपकी, तो आपको आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। इस बात की प्रॉमिस मैं आप सब लोगों से करता हूं, ठीक है। अगर आप बेसिक लेवल पर सही तरीके से पढ़ रहे हो तो आगे कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। तो यहां पे आपको बता देते हैं जी, आपकी ये जो डिपॉजिट है सर, ये आपकी रिसीवेबल इन कैश है, राइट। ये रिसीवेबल इन कैश है, यहां पर आपका एक प्रकार का राइट टू रिसीव कैश एस्टैब्लिश हो रहा है। ये आपकी फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन को मीट कर रही है। डोंट वरी अबाउट दिस अमोर्टाइज कॉस्ट सर, ठीक है ना। अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट का जब समय आएगा तब हम अमोर्टाइज कॉस्ट के दुनिया भर के प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। फिर आपको अमोर्टाइज कॉस्ट में आपकी वैसे उधर जाकर एक्सपर्टीज बन जाएगी, है ना। हर एक चीज का टाइम होता है, तो इसका भी टाइम आने दीजिए सर, ठीक है। ओके सर, फिर बाद में बात करते हैं सर हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 के बारे में, जहां पे हम लोग सीख रहे हैं सर परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। किसके बारे में सीख रहे हैं सर, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको कल भी बताया था, कल वाले लेक्चर में बताया था कि परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट क्या था। तो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट में ये कह रहा है सर कि परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट जिसका कैरिंग यूनिट 1000 है, CU 1000 है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपसे एक बात शेयर कर लेता हूं मैं। ये जो CU होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, CU जो होता है सर, ये CU क्या होता है,
देखो बताता हूं। जैसे आईएफआरएस की जो बुक होती है, अब आईएफआरएस का मतलब क्या है सर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब आईएफआरएस का मतलब ये तो नहीं है ना कि ये किसी कंट्री स्पेसिफिक के स्टैंडर्ड है, ये तो ग्लोबल स्टैंडर्ड है। आईएफआरएस आर व्हाट? आईएफआरएस आर द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आईएफआरएस आपके क्या होते हैं सर? ग्लोबल स्टैंडर्ड होते हैं। तो जो आपके ग्लोबल स्टैंडर्ड होते हैं ना, तो ये हर कंट्री में लगते हैं, और जब हर कंट्री में लगते हैं तो हर कंट्री की अपनी करेंसी तो अलग अलग होती है ना। हर कंट्री की करेंसी सर अलग अलग होती है, बोलिए हाँ कि ना? हर कंट्री की करेंसी अलग, जैसे इंडिया की रुपीस, यूएस की डॉलर, यूरो, पाउंड, है ना, येन। तो अब अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी है। तो यहां पर आईएफआरएस, यानी जो आईएफआरएस स्पेसिफिक जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे कि सर डॉलर इतना, यूरो इतना, रुपीज इतना, पाउंड इतना, येन इतना। वो हमेशा अपने क्वेश्चन में वर्ड यूज करेंगे CU, स्टैंड्स फॉर कैरिंग यूनिट या फिर करेंसी यूनिट। ठीक है ना, करेंसी यूनिट है सर ये। बेसिकली क्या है ये आपका? करेंसी यूनिट। अब आप इस करेंसी यूनिट को रुपीज मानिए, या आप इसे डॉलर मानिए, या आप इसे यूरो मानिए, किसी भी कंट्री का सवाल बन सकता है अगर हम लोग यहां पे CU यूज करें। सो इंटरनेशनल लेवल पर जो बुक पब्लिश होती है ना, उसमें CU वर्ड यूज किया जाता है। और सिंस आपकी किताब में अगर ये वर्ड यूज हुआ है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से ये सवाल कॉपी पेस्ट किया गया है। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? ये सवाल जो है कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है सर, देखिए आईएफआरएस पूरे कॉपी पेस्ट किए हैं, तो सवाल कॉपी पेस्ट करने में क्या हर्ज है सर? हो नहीं दीजिए ना, कॉपी पेस्ट हो जाने दीजिए। हमें तो अच्छा ही है, हमारी किताबों के माध्यम से ही इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई पढ़ने को मिल रही है ना, इंटरनेशनल क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल रहे हैं और आईएफआरएस पढ़ने को मिल रहे हैं। सर आप एफआर नहीं पढ़ रहे हैं, आप आईएफआरएस ही पढ़ रहे हैं। ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ये सारे के सारे आईएफआरएस ही हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसमें जो कार्विन कार्व आउट जो एडजस्टमेंट होगा ना, वो और पढ़ लेंगे अपने लोग, तो फिर अपना काम एकदम फिट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? तो देखिए, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं सर। ये 1000 रुपए पर बॉन्ड का इनका कैरिंग यूनिट है, करेंसी यूनिट है। द टर्म ऑफ बॉन्ड रिक्वायर एनुअल पेमेंट्स इन परपेचुइटी एट अ स्टेटेड इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% अप्लाई टू द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ CU 1000, assuming 8% to be the market rate of interest for the instrument when it was issued. The issuer assumes a contractual obligation to make a stream of future interest payments having a fair value of 1000 on initial recognition. Evaluate the financial instrument in the hands of both the holder as well as the issuer. तो सर देखो, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि सर एक एफएम में फॉर्मूला हुआ करता था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक फॉर्मूला हुआ करता था कि अगर कोई परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी जो एन्युटी अमाउंट होती है, उसकी जो एन्युटी अमाउंट होती है उसे आप क्या करें सर? इंटरेस्ट से डिस्काउंट करेंगे। उसे आप क्या करेंगे सर? इंटरेस्ट से डिस्काउंट करेंगे, या मतलब उसमें इंटरेस्ट का डिवाइड कर देंगे एन्युटी का, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना क्या है, आपका 8% ब्याज मिलने वाला है। आपको क्या मिलने वाला है सर? 8% ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए जरा। ये देखिए 8% ब्याज मिलेगा तो एन्युटी क्या हो गई सर? 800। ओके, कितना है वो? लैक्स करोड़ में तो नहीं है ना? नहीं सर, लैक्स करोड़ में नहीं है। एक सेकंड, तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं। अरे भाई एक सेकंड रुकिए जरा, थोड़ा सा मुझे दीजिए समय। 8% है सर और 1000 रुपए ही है। 8% है सर और 1000 रुपए ही है। एक सेकंड, तो सर ये हो गया सर 1000 का 8%, 1000 का 8% दैट इज 80 रुपया सर, केवल 80 रुपए मात्र। ओके, 1000 का 8% हो गया सर आपका 80 रुपए। और ये जो 80 रुपए है ना सर, ये आपका एन्युटी है जो आपको किस रेट से मिल रहा है सर? 8% रेट से मिल रहा है। तो 80 में आप 8% का डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट दिस 1000, यू विल गेट दिस 1000। तो कहने का मतलब सुनिएगा जरा आप लोग
कि अगर आपको इनफाइनाइट पीरियड तक अगर ये परपेचुइटी मिलती रहे, किस बात की परपेचुइटी मिलती रहे सर? 8% की रेट से आपको इनफाइनाइट पीरियड तक ये अमाउंट मिलता रहेगा ना, तो हमारे एफएम में एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि ये सारे के सारे ये जितने भी इंटरेस्ट के कैश फ्लोज होंगे ना, ये जितने भी इंटरेस्ट के कैश फ्लोज होंगे, ये सारे इंटरेस्ट के कैश फ्लोज का जो पीवी होगा, प्रेजेंट वैल्यू जो होगा सर, वो होगा एग्जैक्टली इक्वल्स टू द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड अमाउंट। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। आज मैंने इसका फिर से रिवीजन आपको करा दिया। आई होप आपको एसएफएम या आपका जो एफएम जो है सब्जेक्ट, उसकी याद आ गई होगी और आपको ये रिकलेक्ट भी हो गया होगा, है ना। तो अब मैं देखो बताता हूं आपको कि सर यहां पे कैलकुलेशन की तो बात ही नहीं की गई है, यहां पे तो बात की गई है सर कि ये फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी है कि नहीं। तो देखिए होल्डर के लिए क्या है सर, ये होल्डर दैट मींस आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब होल्डर के पास में राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर है, इसका मतलब सर ये फाइनेंशियल एसेट है सर, है कि नहीं। चलिए फिर ईश्वर की बात करें अपने लोग, अगर ईश्वर की बात की जाए तो ईश्वर की बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा सर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, क्योंकि ईश्वर को जब ये परपेचुअल डेट का पेमेंट करना होता है, राइट, या तो लिक्विडेशन के टाइम करना होगा, और दूसरी बात जो इंटरेस्ट है वो तो उसको रेगुलरली देना ही है, तो उसको तो देने का ऑब्लिगेशन, हमको लेने का रिसीव जो हमारा जो राइट है, दोनों के पास में वो जो कंडीशन है हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो सर उसके लिए सर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो देखिए अब सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा है सर, फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी के इतने सारे एग्जांपल हमने कर लिए, तो अब थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि हाँ सर बातें समझ में आ रही है, एक्सेप्ट डेरिवेटिव्स। मैं कह ही रहा हूं आपको, डेरिवेटिव तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा अभी, है ना, डेरिवेटिव वर्ल्ड में भी आपको मैं लेके जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तो बताइए, आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 में, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ जाइए। अब ये कहता है सर क्रेडिटर फॉर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा टाइम करते हैं सेव। अब क्रेडिटर फॉर सेल ऑफ गुड्स, नाम ही आप समझ गए हो कि सर क्रेडिटर फॉर सेल ऑफ गुड्स तो आपका होगा ही होगा फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है आपका उनके साथ में, किस बात का, राइट नहीं है सर, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, तो ये सर बिल्कुल आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर, है ना, बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। और अब आ जाते हैं सर हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, और इलस्ट्रेशन 5 को आप थोड़ा सा कर लीजिए इंपॉर्टेंट मार्क, क्योंकि है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है, और इस कैलकुलेशन के माध्यम से हम एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसके माध्यम से समझने भी वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग हो जाइए तैयार, देखिए क्या कहता है, सुनिएगा जरा। ये कहता है सर ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास में बोरोविंग है सर INR 10 लाख रुपए का। इसके पास में बोरोविंग कितना है सर, INR 10 लाख रुपए का। और कौन सा बैंक है, RBC बैंक, सर कभी नाम नहीं सुना है। विथ बुलेट रीपेमेंट ऑफ INR 10 lakhs एंड एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। समझे कि नहीं समझे आप सब लोग? हाँ जी, तो ये 10 लाख रुपए का लोन हमने लिया है, और यहां पर हमें बेसिकली क्या करना है सर, 10 लाख का बुलेट रीपेमेंट करना है, लेकिन हर साल हमें 12% इंटरेस्ट भी देना है सर, हर साल हमें 12% इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है सर। नाउ कंपनी डिफॉल्ट्स, अब देखो क्या हुआ, अब देखो कंपनी बन गई विजय माल्या, कंपनी ने कर दिया चालू डिफॉल्ट लोन में डिफॉल्ट करना चालू कर दिया एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, 5वें साल के एंड में डिफॉल्ट किया सर। 5 साल तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, दैट मींस 4 किस्तें इसने पे कर दी होगी, इंटरेस्ट वाली, इंटरेस्ट की 4 सक्सेसफुल पेमेंट इसने कर दी, लेकिन 5वीं पेमेंट नहीं कर पाया, डिफॉल्ट कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली अ रीशेड्यूलिंग ऑफ द पेमेंट शेड्यूल इज मेड बिगिनिंग 6th ईयर ऑनवर्ड्स। सर इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर इसका मतलब हुआ सर कि एक पेमेंट की सर रीशेड्यूलिंग हो गई, पेमेंट की सर क्या हो गई सर, यहां पे रीशेड्यूलिंग हो गई, कि अब इस रीशेड्यूलिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए रीशेड्यूलिंग में हम लोग करने वाले हैं कि 6th ईयर ऑनवर्ड्स हमको क्या करना है कि अ रीशेड्यूलिंग ऑफ द पेमेंट शेड्यूल इज मेड बिगिनिंग 6th ईयर ऑनवर्ड्स। 6th ईयर ऑनवर्ड्स के बाद में हमको ये काम करना है, क्या काम करना है, सुनिए, देखिए कहता है कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे INR 1300,000 दैट मींस 13 लाख रुपए का एक मुश्त लमसम पेमेंट करना होगा एट द एंड ऑफ द 6th ईयर।
छठे साल के अंत में बैंक को गुस्सा आ गया, बोले तुमने इंटरेस्ट का डिफॉल्ट कर दिया, अब अगली साल के एंड तक मेरे को मेरा पूरा का पूरा 13 लाख रुपए का पैसा तुम्हें देना पड़ेगा फॉर वन टाइम सेटलमेंट, फॉर वन टाइम सेटलमेंट। ठीक है, इन ल्यू ऑफ द डिफॉल्ट्स इन पेमेंट्स मेड अर्लियर, किसके बदले? आपने जो डिफॉल्ट किया उसके बदले आपको ये वन टाइम सेटलमेंट में इतना पैसा देना पड़ेगा। अब कहता है, अब ये कह रहा है सर, डज द अबव इंस्ट्रूमेंट मीट डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी? एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हाँ ना में उत्तर नहीं देना है ना। फिर कहता है सर, एनालाइज द डिफरेंशियल अमाउंट टू बी एक्सचेंज फॉर वन टाइम सेटलमेंट। तो सर बी वाला पॉइंट है प्रैक्टिकल, जिसके लिए हमें किसी स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है, किसी स्टैंडर्ड के नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सिचुएशन आपके पास में है, क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर हमारा ये रीशेड्यूलिंग अग्रीमेंट अरेंजमेंट बैंक से हुआ है तो इसके बदले हमें सर एक्स्ट्रा कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? सर हमको एक्स्ट्रा कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, बराबर। तो यहां पर मैं आप सब लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अभी इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, राइट। तो यहां पे इस वीडियो को हम लोग पॉज करेंगे और इमीडिएटली आप क्या करना, सबसे पहले तो इसको आपको खुद को सॉल्व करना है। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे एंड देन फिर बाद में आप क्या करेंगे, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चालू करेंगे जहां मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर कराने वाला हूं, इसके लॉजिक समझाने वाला हूं। ठीक है, तब तक के लिए लेते हैं हम लोग शॉर्ट्स ब्रेक, और ब्रेक के बाद में हम लोग मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग एकदम सही करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप इसका क्या निकालना, पहले आप इसका वन टाइम सेटलमेंट निकालना कि मैथमेटिकली आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है। फिर आप सोचना, अपने दिमाग में ब्रेन में प्रोसेसिंग करना, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना कि फाइनेंशियल लायबिलिटी यदि है तो क्यों है, रीजन क्या है, ठीक है। अगर आपने सही सोचा तो आपको मिलेगा इनाम, ठीक है। चलिए मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सीरीज आपके अपने धीरज सर के साथ में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।